हम आज पाकिस्तान का 74वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि कायद आज़म और उनके साथियों की अनथक मेहनत और कुर्बानियों की वजह से हम आज आज़ादी की फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। गो कि हमें अपने वतन अज़ीज़ में अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की आज़ादी है, मगर अभी भी हमारी कौम को, ख़ास तौर पर इस मुल्क में बसने वाली मजहबी अक़लियतों को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। हमारी कोशिश होगी कि हमारी आज की ये नशस्त और आइंदा होने वाली तमाम बातचीत ना सिर्फ इन चैलेंजेस को एड्रेस करने में बल्कि उनके हल के लिए भी जामे पॉलिसी मुरतब करने में मावन साबित हों। इससे पहले कि मैं अपने मोहतरम पैनलिस्ट का तारुफ आपसे करवाऊँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आप तक हमारा काम बर वक्त पहुँच सके। आपकी पजीराई और तावन हमें इस कौमी खिदमत और आला सहाफ़ती इक़दार को फ़रोग़ देने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं बिशप आज़ाद मार्शल, जो कि मॉडरेटर हैं, प्रेसिडेंट बिशप हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है एजाज आलम ऑगस्टीन साहब ने, जो कि पंजाब के मिनिस्टर हैं इंसानी हुकूक के और अक़लीती अमूर के। और तीसरे पैनलिस्ट हमारे हैं अकमल भट्टी साहब, जो कि चेयरमैन हैं माइनॉरिटीज़ अलायंस पाकिस्तान। 11 अगस्त अभी हाल ही में गुजरी है और आज हम 14 अगस्त यानी अपने यौम आज़ादी मना रहे हैं। इसी पैराहे में हमारी आज की गुफ्तगू का जो सब्जेक्ट है दैट इज द चैलेंजेस फेसिंग रिलीजियस माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स की वीडियोस देखी होंगी, सेमिनार्स अटेंड किए होंगे 11 अगस्त वाले दिन। उनमें से जो बेशतर चैलेंजेस हमने नोट किए हैं उनमें एक फोर्स कन्वर्जन और अंडर एज मैरिजेस जो है अक़लीती कमसिन बच्चियों का, उसके ऊपर बहुत बात हुई। तौहीन रसालत के कवानीन के गलत इस्तेमाल के ऊपर बहुत बातचीत हुई। फिर जो हमारे अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो मसाइल हैं, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर सेंसस के अंदर हम कहते हैं कि हम अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, वो एक इशू है। सिंगल नेशनल करिकुलम के अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है उससे जुड़ती जा रही हैं, उसके ऊपर भी हम राय लेंगे अपने पैनलिस्ट की। और हमारी आज की गुफ्तगू का जो मेन फोकस होगा कि इन सारे मसाइल और चैलेंजेस का हम सामना कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। बिशप आजाद साहब, अब इस चीज में देखते हैं बिशप साहब कि थ्रू आउट चर्च का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है सिंस पार्टीशन। सेहत के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में चर्च ने अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इंस्टीट्यूशंस जो थे यहाँ पे जब फॉरेन मिशनरीज आए उन्होंने बनाए, लेकिन फिर उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता वी हैव विटनेस्ड के चीजें जो है वो डाइग्रेस होती रही। तो जरा हम उससे अगर हम बातचीत शुरू करें ताकि हम आगे फिर अपने जो है इश्यूज उनके ऊपर हम आ सकें। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ शहबाज भट्टी का, जिसने हमें 11 अगस्त का दिन दिया, जिसकी वजह से हम माइनॉरिटीज पर की बातचीत कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि सरकार को, आज मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, कि एक दिन तो हमें अच्छी तरह से दे दिया करें, क्योंकि हम रोज फेस करते हैं अपने मसाइल और प्रॉब्लम्स। लेकिन एक दिन जो माइनॉरिटीज डे का है उस दिन मैं शुक्र करता हूं कि चलो हम इन मसाइल को पर तवज्जो दे सकते हैं। और ये जो रीसेंट फिनोमेना है, जो अब्यूज और चाइल्ड कन्वर्जन है, चर्च इसको बड़ी संजीदगी के साथ ले रहा है। हम इसको लाइटली नहीं लेते और हम इस नजरिए से नहीं लेते कि ये सिर्फ क्रिश्चियन बच्चियों की के साथ ज्यादती हो रही है। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की हर बच्ची के साथ जिसके साथ इस तरह की ज्यादती होती है, ये रेप है, ये उसके हकूक पर डाका है, ये क्राइम है, ये जिनसी क्राइम है, और उसके रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसीलिए हम, आपको याद होगा आशिर साहब, कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। हमने वहां पर केस बाय केस आप कोशिश कर रहे हैं केसेस के जरिए साबित करने के लिए कि ये जो जिनसी क्राइम है ये इसको खत्म होना चाहिए, इसके लिए लेजिस्लेशन होनी चाहिए। तो आज इत्तेफाक से खुशी की बात है कि हमारे पंजाब के मिनिस्टर एजाज आलम साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे भी कहेंगे कि रोशनी डालें कि गवर्नमेंट ने अब तक हमारे लिए
या माइनॉरिटीज के की बच्चियों के लिए या पाकिस्तान की बच्चियों के लिए क्या किया है? तो इसी तरह से बात मेरा ख्याल आगे लेकर जा सकते हैं। जी जी, हाँ जी, जा साहब, योर टेक ऑन दिस इशू। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपका आशिफ भाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक अहम मौके पर 11 अगस्त के हवाले से बात कर रहे हैं। वैसे तो देखिए, मसाइल के लिए तो पूरे 365 दिन ही हमारे लिए है, जरूरी नहीं है। और फिर मुझे तो आज तक इस फार्मूले की समझ नहीं आई कि हम 11 अगस्त क्यों मनाते हैं, क्योंकि जिस तकरीर का हमने सहारा लिया है, जो 11 अगस्त सन 1947 की जो कायदे आज़म की स्पीच थी, तो उसमें उन्होंने माइनॉरिटीज की बात की थी। तो उस वक्त कायदे आज़म भी माइनॉरिटी में थे, तो कायदे आज़म उससे पहले भी, और कायदे आज़म तो मेजॉरिटी में 14 अगस्त को शामिल हुए हैं, उससे पहले तो वो भी मिनॉरिटी में थे, और वो मिनॉरिटी की बात है। और उसमें डाइवर्सिटी की बात तो नजर आती है, लेकिन उसमें कोई अकलीतों का कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई नया मुल्क दरियाफ्त करने की बात की है या ऐसी बात की है। तो पहली तो बात यह है कि मसाइल पे बातचीत तो हमें 365 दिन ही करनी चाहिए, क्योंकि मसाइल आए दिन नए से नए होते हैं, चैलेंजेस हमारे लिए नए से नए होते हैं। और 11 अगस्त को हम सिर्फ सवाए रैलियों से या इस तरह के प्रोग्राम करने से मैं नहीं समझता कि मसाइल तो उस वक्त हल होंगे जब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, चर्च लीडरशिप सारे बैठकर एक नुक्ते पे इत्तेफाक करेंगे। बुनियादी तौर पर देखिए, अभी तक जो चर्च है, हम कहते हैं कि फोर्स कन्वर्जन की बात बिशप साहब ने की, तो डेफिनेटली इसका हमें सामना है, ये मसाइल भी है। लेकिन मैंने इन सारे केसेस में देखा है कि हम हर केस को जब फोर्स कन्वर्जन का केस बनाएंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा कि असल क्या है और नकल क्या है। तो उसके लिए देखिए, कानून साजी अकेला जो है, कानून साजी तो हमने लॉ डिपार्टमेंट में वेटिंग के लिए भेजी भी है, लेकिन कानून साजी सिर्फ कर लेने से बेहतर नताइज नहीं आ सकते। जब तक मैंने अभी कल ही हमारी ताहिर शर्फी साहब से इस हवाले में मीटिंग हुई है, बुनियादी जो चीज़ है, जो खराबी है, वो ये है कि हम मज़ाहब के दरमियान बैरियर नहीं लगाना चाहते, हम सिर्फ उन लोगों का रास्ता रोकना चाहते हैं जो कि सिर्फ शादी की खातिर जो है किसी मजहब को ढाल बनाते हैं, और सिर्फ शादी की खातिर मजहब को तब्दील किया जाता है। तो हमने उनसे कहा, अभी देखें, कानून साजी हो भी जाएगी तो आपका लोअर कोर्ट का जज है, वो 13 साल की बच्ची को भी जो है उसके खाविंद के साथ भेज देता है। वो उस पे अभी भी परसों में फैसलाबाद गया हूँ, वहाँ भी यही मसला है। तो बुनियादी तौर पर अकेला सिर्फ कानून साजी से नहीं, इसके अलावा जुडिशल रिफॉर्म की भी जरूरत है। और ख़ास तौर पर जो अगली बात मैं करना चाहता हूँ कि हमारी बच्चियाँ ही क्यों जो है वो इस्लाम कबूल करने या शादी के लिए दूसरे की तरफ जाती हैं। मसला ये है कि इसमें ज़रूरत इस बात की है, हमें अखलाकी तौर पर भी हमने अपनी बच्चियों को, अपने ख़ानदानों को जो तालीम देने की ज़रूरत है, और वो उसमें सबसे अहम जो किरदार है वो चर्च का बनता है। क्योंकि हमारे पास देखिए, हम पॉलिटिकल लोग तो क्यों अपने साथ जो है चर्च लीडरशिप को रखते हैं, क्योंकि हम तो 200 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते। और हम देखिए कुछ सियासी एक्टिविटीज भी हो तो हम हमेशा चर्च का सहारा लेते हैं। तो हमारे पास तो सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म चर्च ही है। तो चर्च का इसमें बड़ा कलीदी किरदार है। और पिछले दिनों चंद हमारे जो रिलीजियस लीडरशिप से उनसे मेरी बात भी हुई, मैंने ये भी उनसे कहा कि हमें अब वो हमारी बच्चियों के भी सेशन, मॉक सेशन की जरूरत है, उनको कराने की जरूरत, ताकि हम अपने दीन में इस तरह की स्ट्रांगनेस देखें, दूसरे लोग भी, दूसरे मज़ाहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, वहां पे ये रेशो कम है। हमारी क्रिश्चियन बच्चियां जो हैं वो ज्यादातर जो जा रही हैं, मेरे ख्याल में तो ये एक चैलेंज है। हाँ जी 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 बिशप साहब। मैं कह रहा था कि मिनिस्टर साहब, आप कहा कि हमारी क्रिश्चियन बच्चियां ही क्यों फोर्स्ड कन्वर्जन का शिकार होती हैं। ये सवाल हमें भी है कि हमारी बड़ी ख्वातीन को क्यों नहीं कन्वर्ट किया जाता, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को ही पर ही क्यों जादू चलता है। ये क्राइम है
ये जिनसी क्राइम का हिस्सा बनाया जाता है, उनको किडनैप किया जाता है। ये है हमारा डायलेमा। और इसमें ये नहीं है कि तालीम नहीं दी जाती, ये उनको वर्गलाया जाता है और ये एक बड़े तरीके से किया जाता है। मेरा सवाल ये आपसे कि दुरुस्त है, लेकिन कि आपने खुद कहा कि ट्रायल कोर्ट में कुछ होता, आपने कुछ कहा कि जजेस भेज देते हैं, लेकिन हुकूमत की रिट हमें नजर नहीं आती। कितने लोगों को आपने सजा दिलवाई है, कितने लोगों को कहा गया कि आपने गलत फैसले किए हैं और कितने लोग पकड़े गए हैं उसके लिए। जब तक देखें ये हर तरफ से, दोनों तरफ से काम चलेगा। हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन हमें हुकूमत की तरफ से कोई हौसला अफजाई या इनकरेजमेंट नजर नहीं आती। हम आपके तवस्सुत से, आप हमारे नुमाइंदे भी हैं, आपके तवस्सुत से हुकूमत तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप भी तो अपना रोल अदा कीजिए। अकमल भट्टी साहब से जरा इस सब्जेक्ट के ऊपर जरा हम सुन लेते हैं कि उनका ओपिनियन क्या है। जी भट्टी साहब। थैंक यू अशरफ भाई। सबसे पहले तो आपने इस अहम मौजू पे ये गुफ्तगू का इनेकाद किया। मैं समझता हूँ ये इतना गंभीर मसला हो चुका है कि आज हर पाकिस्तानी, हर मसीही, खुसूसी तौर पे हिंदू जो है वो इंतहाई परेशान है। और ये चीज़ें हमारे भाई ने कहा कि मसाइल इस तरह दिन बनाने से हल नहीं हो सकते। मैं कहता हूँ कि कौम जब सेंसिटाइज हो जाती है, कौम को जब इश्यूज का शऊर आ जाता है, कौम इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, तो ये फिर मसाइल हल होते हैं, फिर ही हुकूमतों पे दबाव पाया जा सकता है। और जिस तरह आपने कहा कि हम लोग जो हैं उस तरह पावरफुल इस इंतखाबी सिस्टम में नहीं होते, तो फिर ये जरूरी है कि कौम को सेंसिटाइज किया जाए और 11 अगस्त का दिन बेहतरीन दिन है, उसको मना के हम अपने इश्यूज दोहरा सकते हैं, हम आपकी सपोर्ट बन सकते हैं। अगर हम ये रोड पे मुतालबा करते हैं तो आपके लिए एक ताकत बनेंगे हम कि आप पार्लियामेंट में इन चीजों को एड्रेस कर सकें। मैं समझता हूं कि रियासत ने खुद एम्बिग्विटी क्रिएट की है। देखिए पाकिस्तान में एक शरिया लॉ है, एक स्टेट लॉ है। जब स्टेट लॉ कहता है कि 16 साल की बच्ची कम उम्र है, तो फिर वो 14 साल की बच्ची को शरीय नुक्ता नजर से देख के अदालतें क्यों फैसला करती हैं? जब इतने ज्यादा केसेस हैं तो हुकूमत को क्या मसला है कि वो एम्बिग्विटी दूर करने की कोशिश नहीं कर सकती? दूसरी एम्बिग्विटी ये है कि आपका जो नादरा का डिपार्टमेंट है वो डिटरमाइन करता है हर बच्चे की उम्र का। अब हुकूमत क्यों नहीं अपने को डायरेक्शन जारी करती कि ये जो लोअर कोर्ट है या बाकी चीज हमारे इदारे हैं वो इसको एक्सेप्ट करें? क्यों एक एफिडेविट पे जो रेपिस्ट या अबडक्टर जो है वो अपनी मौजूदगी में बच्ची से साइन करवा लेता है कि मैं सुई जुरस हूं, मैं 15-19 साल की हूं या 20 साल की, लेकिन कुछ उसको ये क्या वजह है कि वो नादरा का सर्टिफिकेट जो पेरेंट्स पेश करते हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है? तो मेरे भाई ये एम्बिग्विटी रियासत ने दूर करें और करने की जरूरत है। रियासत से इसको देखे ताकि एक लॉ में क्लैरिटी हो। लॉ मौजूद है, हमें इंसाफ मिल सकता है, लेकिन ये इस पे कानून साजी करने की बजाय इस पे गौर करें, एम्बिग्विटी दूर करें तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ जी एजाज साहब, ये जो अभी आपने जिक्र किया और पहले भी हमारी इस पे बात हुई थी, आपने एक जो बिल है ऑन फोर्स कन्वर्जन, वो आपने अभी बताया कि हमने लॉ डिपार्टमेंट में बैटिंग के लिए दिया हुआ है, तो उसके जो मुंदरजा जात है उसके अंदर जरा वो एक थोड़ा सा हमें एलाबरेट करते हैं। और दूसरा ये बताएं कि अभी हाल ही में आपके जो फेडरल रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर है नूरुल हक कादरी साहब, उनका तो बड़ा एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आ गया सेनेट की उसमें जो कमेटी बनी ऑन फोर्स कन्वर्जन कि भाई कन्वर्जन के ऊपर कोई एज बार नहीं लगेगी। तो कैसे आप देखते हैं कि जो आप बिल लेके आए हैं उसके अंदर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं विच विल एक्चुअली एक्ट एज अ डिटरेंट कि जो अंडर एज बच्चियों के साथ ये जो कुछ हो रहा है विच इज इन ट्रू मीनिंग्स चाइल्ड रेप, और जिसके ऊपर आपका वैसे भी स्टैट्यूटरी एक ये रेप गिना जाता है 16 साल से कम विद और विदाउट कंसेंट, वो तो हो ही नहीं सकता। तो एक जो बिशप साहब ने बात की कि हाउ मेनी पुलिस ऑफिसर्स, हाउ मेनी जुडिशियल ऑफिसर्स हैव बीन पेनलाइज्ड अभी तक टू सर्व एज अ एग्जांपल बाकी ऑफिसर्स के लिए कि वो ऐसी मैरिजेस को कंडोन ना करे, रादर पनिश करे अंडर द लॉ। और जो आप लॉ लेके आ रहे हैं उसके अंदर जरा पॉइंट्स हमें थोड़े से अगर आप एलैबोरेट कर सकें कि हाउ यू इंटेंड टू डील विद दिस इशू। देखिए सबसे पहली जो हमने इस पे कानून साजी की है उसमें हमने सिर्फ इस बात को का एक तो अंडर एज जो मैरिज है उसका हमने उसकी एज जो है 18 साल रखी है कि 18 साल से कम उम्र की जो। दूसरा हमने ये बात रखी है कि सिर्फ
जो बच्ची है अगर कोई इस्लाम कबूल भी करना चाहती है तो वो सबसे पहले जो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो डिसाइड होगा कि वो बिल्कुल कोई इंस्पायरेशन से इस्लाम कबूल करना चाहती है या कुछ। तो लेकिन असल मसला ये है कि ये कानून साजी के साथ अगली बात जो रोकने की जरूरत है वो ये है कि इनका कहना है कि जब जो लड़की इस्लाम कबूल कर लेती है, क्योंकि अकमल भट्टी साहब ला को भी समझते हैं कि जो इस्लाम कबूल कर लेती है वो जो है उसके ऊपर उम्र का तयन नहीं होता। तो उम्र का तयन ना होने से वो 9 साल की, वो कहते हैं 10 साल की भी हो तो कोई मसला नहीं है। ये आप बहुत सारे देखें, अभी भी जो हमने आपको पता है कि आरजू राजा के केस में भी उस मौलवी पे भी केस हुआ, उस वहां पे भी केस FIR दी गई। अभी हमने फैसलाबाद में भी ऐसे किया और केसेस में भी। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमारी लड़कियां खुद जाके बयान देती हैं कि नहीं जी हम पालेंगे। अभी जो परसों जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें वो लड़की का मेरे पास, जी हाँ, उस हमारे पास बेफाम है, हमारे पास उसका स्कूल सर्टिफिकेट है, सारा कुछ है, जिसमें वो 13 साल की डिक्लेयर है। लड़की कोर्ट में कह रही है नहीं मैं 17 साल की हूँ। तो हमने वहाँ पे कहा कि दुनिया में ये जो अदारों के सर्टिफिकेट, इनकी एक अपनी अहमियत होती है। तो यकीनी तौर पर अब हमने कल जाके उस मौलवी पे भी, क्योंकि पंजाब में 16 साल की उम्र से कम जो शादी है उस पे तो ऑलरेडी कानून मौजूद है, जिस पर हमने उस कानून के तहत उन पर FIR भी कराई है और उनके निकाह खां पे भी FIR कराई है। तो बाकी जहाँ तक देखिए कानून साजी इसमें हो जाएगी, लेकिन कानून साजी होने के बाद मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो मैंने इसमें चैलेंजेस देखे हैं, इसके बाद जुडिशल रिफॉर्म जो है ना इस पे होना बहुत ज़रूरी है। हमने पिछले महीने हमने चीफ जस्टिस साहब से मिले हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के, हमने उनके सामने यही मुद्दा बैठाया है इस बात पे। तो राजा बशारत साहब से भी हमारी मीटिंग चल रही है इस हवाले से। हमने पंजाब में पहली दफ़ा यहाँ पे एक कमेटी भी बनाई है जिसमें रिलीजियस मिनिस्टर भी साथ है, और वहाँ हमने प्रपोजल रखी थी कि जो इनका जो कानून में तब्दीली की, इस लिहाज से तब्दीली कर दी जाए कि ताकि इनको डिस्करेज किया जाए कि जो बच्ची भी इस्लाम कबूल करेगी, इस तरह की शादी होगी, उनको कम से कम 4 माह जो है वो दारुल मान में रहना पड़ेगा। तो ये प्रपोजल आई थी। आई एम सॉरी मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन देखा गया है कि ज्यादातर केसेस में दारुल अमान में ही उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है। मैं देखिए ये बहुत सारे एलिमेंट्स है। आपको क्या पता है कि जहाँ ये लोग होते हैं ये बड़ा इसको एहसास मामला गिनते हैं। गुजरांवाला में हमने केस किया, दारुल अमान की जो सुप्रीडेंट थी उसने उसको इस लिहाज से उसकी ब्रेन वॉशिंग की कि सुबह लड़की जो है वालिदैन के हक में बयान देना चाहती थी, ठीक 3 घंटे बाद वही लड़की जो है बयान नहीं दे रही थी। तो ये जिक्र कर रहे हैं नयाब गिल के? जी मुझे नाम तो नहीं उस लड़की का, सुमारे या इस तरह का नाम था। गुजरांवाला में ये केस हुआ था। अच्छा, तो ये आज 2 माह पहले की बात है। हाँ जी, ये मे का केस में बिशप आजाद साहब ने उस चीज को परसू किया, टेकअप किया और सुप्रीम कोर्ट में अपील भी गई है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितना प्रेशर क्रिएट किया जाता है, कितना बुरी तरीके से उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। और ये प्रेशर डालना, हरास करना, ब्रेन वॉश करना, ये तो किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे और किसी जस्टिस सिस्टम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हम तो ये ऑफर करते हैं आप हमारी मदद करें कि हमारी बच्चियों के लिए हम अपना शेल्टर बनाना, जहां पर हम उनको रख सकें और उनकी मदद कर सकें, उनकी काउंसलिंग कर सकें। देखिए उसमें जब हमने जो दारुल अमान की जो इंचार्ज थी हमने उसको मुअत्तल भी कराया उस हवाले से। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए जो बात सच है उसमें समझ, देखिए माइंड सेट को हम नहीं तब्दील कर सकते किसी के। जो इनके अंदर माइंड सेट है उनको तब्दील करना बहुत मुश्किल है, चाहे मेरे सिवा कोई 8 मिनिस्टर और भी आ जाए। तो जो माइंड सेट है उसको तब्दील करने में सदियां लगती हैं, और जितनी देर तक इनके अंदर इंटरफेथ हार्मनी नहीं डेवलप होगी ये इसी तरह की हरकतें करें, क्योंकि ये तो स्वाब समझते हैं, अदरवाइज ये इसी तरह ही चलता रहे। क्योंकि देखें हम फोर्स कन्वर्जन का बिल भी ले आते हैं,
तो जितनी देर तक इनके शरिया लॉ में चेंजिंग नहीं होगी उतनी देर तक इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बेहतरी आने की उम्मीद है। नहीं तो सर उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कवानीन है उनका इतलाक तो एग्जेक्टिव का काम है ना, वो तो आपका काम है कि उसके इतलाक को यकीनी बनाया जाए। जो पुलिस वाले भाईजान वही तो मैं कह रहा नहीं, और तो child वही तो rape मैं का कह रहा हूँ कि आशिर साहब वही तो मैं बता रहा हूँ कि हम क्या क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, किन किन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, और हम कोई आई एम श्योर कि हम आप तो ये बता रहे हैं ना कि हम हम देख रहे हैं कि चर्च भी एंगेज्ड है विद इस्लामिक रिलीजियस लीडर्स। बिशप आजाद साहब ने भी बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कैथोलिक चर्च ने भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर किया है, लेकिन इस सारी एफर्ट के बावजूद अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए रिस्पॉन्स, अब देखें जब ये स्टाइमी पोस्ट कन्वर्जन बिल जो है वो पेश हुआ, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने अपना रेकमेंड किया, द गवर्नमेंट शॉट इट डाउन और उसको उन्होंने रेकमेंड कर दिया आगे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को। तो गवर्नमेंट, आप हमें ये बताएं कि गवर्नमेंट इस बारे में कितनी संजीदा है और गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कर रही है सारी सेंसिटिविटीज को मद्देनजर रखते हुए, एंड हाउ दिस इज ब्रिंगिंग अ बैक। आशिर साहब शायद आपको पता नहीं कि वो बिल जो है ना वो गवर्नमेंट का बिल नहीं था, वो एज ए प्राइवेट मेंबर से बिल पेश किया गया। तो हमारे यहाँ इस तरह की रवायत नहीं है कि प्राइवेट जो बिल है उसके पास होने के इतने ज्यादा चांसेस नहीं होते। आपको पता है कि हमारे जो मेंबर जो नेशनल असेंबली थे जमशेद थॉमस साहब, उन्होंने भी अपने तौर पर एक प्राइवेट मेंबर बिल दिया था ये हायर एजुकेशन के लिए, तो वो भी उसका भी इंतजाम इसी तरह हुआ था। और जब तक देखें आप बिल पेश करना मुख्तलिफ बात होती है, बिल को पास कराना एक मुख्तलिफ बात होती है, जब तक आप लॉबिंग से किसी बिल को नहीं लाते वो आगे उसका असर यही होता है। तो हमने अपने जो फोर्स कन्वर्जन जो बिल है उसकी पूरी तरह लॉबी की है गवर्नमेंट में, कैबिनेट फाइनेंस जो कैबिनेट की में भी, और इस तरह मैं समझता हूँ कि हम इसको लाने में पंजाब में कामयाब हो जाएगी। सो यानी कि वी कैन एक्सपेक्ट कुछ मैं समझता हूँ कि बात ये कन्वर्जन की नहीं है, मेन बात ये है कि ये अब्यूज की है। जो अब्यूज छोटी बच्चियों के साथ जारी है, चाहे वो क्रिश्चियन फेथ से हो या किसी और फेथ से हो, हम चाहते हैं कि ये जो जिनसी क्राइम है जिसको मजहब के नाम से ढांका जाता है, इसको बंद होना चाहिए। किसी भी कम्युनिटी के लिए ये नहीं होना चाहिए, किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। मिनिस्टर साहब, आप जाहिर है सरकार की साइड और उस तरफ से भी बोलते हैं, लेकिन आप हमें डिस्करेज ना करें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम में और सिविल सोसाइटी में इतनी जान है कि हम सब मिलकर इन चीजों पर असरअंदाज हो सके। हम इसको यहाँ नहीं छोड़ना चाहते। हम अपनी जुडिशरी के पास भी जाएंगे, हम सिविल सोसाइटी के पास भी जाएंगे, हम अपने उलमा के पास भी जाएंगे, क्योंकि ये अगर हमने अपनी सोसाइटी को महज़ब और इस अगली सदी में जाने के काबिल बनाना है, दुनिया का मुकाबला करना है, तो हमें इन चीजों को करेक्ट करना है। और ये सिर्फ देखें, मैं समझता हूं कि हम जो कन्वर्जन का इशू है, वो कोई बच्चा 13-14 साल की उम्र में इतना बड़ा आलिम नहीं बन सकता कि वो फैसला कर ले कि भी मैंने दूसरा मजहब कबूल कर लिया, क्योंकि उसको तो उस हालत में तालीम ही नहीं, सिवाय प्रेशर के, सिवाय हैरेसमेंट के, सिवाय ब्रेन वॉश के ये फैसले नहीं करवाए जाते। और आई थिंक इसके लिए कानून साजी होने की जरूरत है। जिस तरह से दूसरी चीजों के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 साल होना है, वोट डालने के लिए आपकी एज है, इसी तरह से ये हमें डिटरमिन करनी है। हमें चाहे प्यार से, मोहब्बत से, हर हरबा इस्तेमाल करके अपनी सोसाइटी में इस बात को मानने की जरूरत है कि प्लीज, हम भले आजादी है, पाकिस्तान में आजादी है, ईमानी तौर पर कम से कम मुसलमान भाइयों को तो कोई नहीं रोकता कि कोई अगर मुसलमान हो जाता तो किसी भी कोई पाबंदी नहीं, लेकिन ये सिर्फ हमारी बच्चियों, छोटी बच्चियों के साथ क्यों होता है? बड़ी औरतों का तो मैंने कभी नहीं सुना किसी का कि कोई या कोई बड़ी किसी ने बहन बना लिया और उसको कन्वर्ट कर लिया हो। सिर्फ उसी छोटी लड़कियों को क्यों होता है जिनको पहले रेप किया जाता है, किडनैप किया जाता है और फिर शादी का ढोंग रचाया जाता है? ये मेरे लिए तो बड़ी अजीब बात है। और मैं समझता हूँ कि इस बात के लिए हमें मिलने की जरूरत है। आशीष साहब, चले जी,
अच्छा जी, we'll move on to our देखिए एक हाँ जी मिनट, मैं क्योंकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने, देखिए बिशप साहब, मैं ना तो किसी को डिस्करेज कर रहा नहीं हूँ नहीं नहीं और नहीं, मैं देखिए मेरी बात सुने, मैं तो देखिए मेरी सुने, ये मामला मेरे 3 साल दौर में तो नहीं हो रहे, ये तो पिछले कई सालों से ये हम चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि देखिए मैंने तो जो मेरा टेन्योर है, मैंने तो उसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है। मैं ना पहले का जिम्मेदार हूँ ना इसके बाद का जिम्मेदार हूँगा। मैं तो अपनी, देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसकी कानून साजी जरूर करवा के जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। जी। एजाज आलम ऑगस्टीन साहब के साथ हमारा जरा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया, या ट्राइंग के उनके साथ दोबारा कनेक्ट कर लिया जाए। तब तक हम अपने बाकी के जो 2 पैनलिस्ट हैं उनसे जरा बाकी के मौज़ूआत के ऊपर जो है वो बात करते हैं। एक मसला जो है जी, फोर्स कन्वर्जन के बाद जो काफी ज्यादा रिलेट करता है माइनॉरिटीज को और अफेक्ट भी कर रहा है, दैट इज तौहीन मजहब के कवानीन का बेदरेग गलत इस्तेमाल। उसके ऊपर आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियंस। तो भट्टी साहब, अगर जरा थोड़ी सी आप इस पे अपना जरा व्यू पॉइंट जो है वो हमारे साथ शेयर करें एंड द प्रपोज्ड सॉल्यूशन, फिर मैं बिशप साहब से इस सब्जेक्ट के ऊपर जो है उनकी राय जानना चाहूंगा। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि ये शुरू से ही, जब से ज़िया के दौर से ये कवानीन इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो जितना इन्होंने इन कवानीन के जो जिसको मैं अपनी टर्मिनोलॉजी में हसास मजहबी कवानीन कहता हूँ, जितना लॉस इन कवानीन ने जानी और माली मसीहियों का किया शायद कहीं भी नहीं। और अभी तक इस तरह, जिस तरह एक अदारे की समाजी तंजीम ने रिपोर्ट शाया की और बहुत सारी इंटरनेशनली भी, 2020 में इन केसों में ज्यादा इजाफा हुआ और अब तो शिया कम्युनिटी को शामिल कर दिया गया है जो इसमें एंगेज किए जाते हैं। और इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि चलें, अगर आप किसी पे ये ब्लास्फेमी का केस बनाते हैं तो पुलिस मौजूद है, कोर्ट्स मौजूद है, और कोर्ट्स अगर उसको बेगुनाह करार भी दे दे तो यहाँ पे तो सोसाइटी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की तरफ आ जाती है। पुलिस में लोगों का कत्ल कर दिया जाता है, पहले तो पुलिस ही मार देती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको पुलिस ने ही इस तरह उनकी किलिंग की। अभी 2 माह पहले रहीम यार खां में पुलिस ने, जिसकी बेल हुई थी, उसको उसका मर्डर किया। और उसके बाद फिर अदालतें, ये कोई सिस्टम नहीं इसमें स्पीडी, मेरा ख्याल है कि इसमें भी जिस तरह स्पीडी ट्रायल का 376 के जना के केसों में भी कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट्स दी हैं, तो ये कोई तुक नहीं बनता कि 10-10 11-11 साल हमारे जो इस तरह के हसास मजहबी कवानीन के जकड़े हुए लोग हैं जिन पे ये केसेस कायम किए गए, वो बेचारे ट्रायल को फेस करते हैं। और फिर तब तक इनकी जेलों में जो इनकी वहां पे ये कैदे तन्हाई का शिकार होते हैं, वहां पे तो ये बेचारे मरीज बन जाते हैं ज़हनी तौर पे, और इनका कोई सिलसिला ही नहीं होता कि इनको बिल्कुल वहां पे भी इनको तसल्ल के जरिए ट्रीट किया जाता है। जो जेलर करते हैं वो अब्यूज करते हैं इस तरह। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट को मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले तो जिस तरह 295A का जो कानून है उसमें कोर्ट का उसमें CRPC की के तहत उसको प्रोविजन दी गई है कि ये रियासत की इजाजत के बगैर नहीं कायम किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि 295B और 295C, इसमें भी सबसे पहले स्टेट इजाजत दे, हर बंदे को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि भी वो मुकदमा कायम कर सके। तो इसमें ये थोड़ी सी अमेंडमेंट होनी चाहिए। दूसरा, इसमें स्पीडी कोर्ट बनानी चाहिए कि इसका डिक्लेयर किया जाए कि ये 1 साल में मुकदमा कंप्लीट होएगा या 2 साल में। और फिर इसके बाद मैं समझता हूँ एक और मेरा सजेशन है कि इनके लिए कोई जो इस तरह के सेंसिटिव रिलीजियस लॉ के जो अक्यूज हैं उनके लिए एक सेपरेट से जेल कायम की जाए ताकि उनकी जिंदगियों को महफूज रखा जा सके और उनको एक अच्छी एनवायरनमेंट दी जाए। ये ना हो कि उनको पहले साबुत होने से पहले मार दिया जाए। हाँ जी, जी बिशप साहब, योर ओपिनियन ऑन दिस। देखिए, ये एक ऐसा मसला है जिसकी रोजाना कम से कम हमारे घरों में और हमारे सर्कल्स में बातचीत होती है। हम देखते हैं कि ब्लास्फेमी लॉ के बारे में हुकूमत खुद मानती है कि 90% से ज्यादा जो केसेस हैं मुखासमत और अपना जाती दुश्मनी की वजह से बनाए जाते हैं। तो ये तो पहले ही साबित हो गया कि पाकिस्तान के मसीही मुसलमान जो है वो ब्लास्फेमी के मुर्तकब नहीं होते, क्योंकि इतनी कड़ी सजा में कौन इस तरह की हरकत करने की सोचेगा भी या कोशिश करेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इसकी अब्यूज जो है, जो इस कानून को अब्यूज कर रहे हैं, उसका मुहासबा किया जाए, उस अब्यूज को, उन बातों को रोका जाए, उसके लिए कानून साजी की जाए। और ये बात वाजे है कि जो लोग इसको मिसयूज करते हैं, असल में असल ब्लास्फेमर तो वो खुद हैं।
तो उनको रोकने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और इसके लिए आई थिंक अगेन मैं कहूँगा कि हुकूमत, सिविल सोसाइटी, उलमा और सब लोगों का तावन जरूरी है कि हम इस तरफ आगे बढ़ सकें। और जब हुकूमत खुद है तो फिर खुद कुछ करे भी, क्योंकि मान लेना काफी नहीं है हमारे ख्याल में। मान लेने से अभी अगर हम देखें तो जो लगाने वाले लोग हैं उनके लिए देयर इज नो पेनल्टी एज सच। वैसे तो कानून में है कि 1000 रुपया जुर्माना और 6 महीने कैद होगी, लेकिन मेरे ख्याल में आज तक वो भी उसका इतलाक भी नहीं हुआ। और दूसरी तरफ तो आपकी जान को खतरे में आप रह ही नहीं सकते, वहां पे सरवाइव करना मुश्किल है। इसमें एक और भी चीज है कि आप देखें कि जो आसिया बीबी का फैसला हुआ था, वो जस्टिस खोसा साहब ने जजमेंट जो लिखी, तो उन्होंने एंड में लिखा कि बनता तो ये है कि ये जो इसका कंप्लेनेंट है उसने झूठा मुकदमा कायम किया, इसको सजा दी जाए, लेकिन हम मुआशरे में अमन व इंतशार से बचने के लिए ये नहीं करेंगे। तो जब इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन कंप्रोमाइज करता है इन चीजों पे, तो फिर कैसे पनिशमेंट होगी लोगों को और कैसे लोग बाज आएंगे? उसमें देखें कि जितने भी अभी तक एक्विटल्स हुए हैं उन सबका दे हैव बीन प्रूवन इनोसेंट, लेकिन दे हैव स्पेंट सो मेनी इयर्स बिहाइंड द बार्स कि उसका कौन करेगा कॉम्पनसेट उनको फॉर ऑल दोज इयर्स जो कि वो उनको जेल में रहना पड़ा, सौबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। So this is something that we need to really focus on. इन दोनों चीजों का अगर हम देखें तो एक जो रूट कॉज बनता है वो हमारे निसाब में, जो पिछला निसाब था उसके अंदर मौजूद जो एक हेट लिटरेचर था जो कि प्रेजुडिशियल है टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स, एक तो उसका भी फैक्टर हमें नजर आता है। फिर अभी ये जो यकसा निज़ाम तालीम है जो कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट कर दी है स्कूल्स में अप टिल प्राइमरी, उसके ऊपर आई वुड लाइक कि आप लोग जरा अपना ओपिनियन दें कि आपके ख्याल में ये यकसा निज़ाम तालीम जो है हाउ बेनिफिशियल इट विल बी एंड हाउ फार ये हमारे जो एक डायरेक्शन है मुल्क की आगे आने वाली उसके अंदर उसको कंस्ट्रक्टिव बनाने में काम कर सकता है। जी बिशप साहब। मैं समझता हूँ एक बात तो बड़ी अच्छी है कि सारे बच्चे बराबरी से एक ही निसाब पढ़ें, और उस इस लिहाज से कम दो मुख्तलिफ निसाब नहीं होंगे और मुख्तलिफ मयार नहीं होंगे तालीम हासिल करने के। लेकिन क्या हमारे बच्चों को भी आईनी और मजहबी हक दिया जाएगा और उनके भी मजहबी तालीम को उनकी भी जो वो शामिल की जाएगी, उनको भी वो 10 मार्क्स या 20 मार्क्स जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिले के लिए ज़रूरी हैं वो उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। ये वो कुछ सवालात हैं जो मेरे जहन में हैं। या हम हर एक निसाब को, हर एक सब्जेक्ट को मजहबी तरीके से पेश करेंगे, तरीके से हम अपने बच्चों की और कौम की खिदमत नहीं करेंगे। इट विल बी अ डिससर्विस अगर हम निसाब को इस नजरिए के तहत बनाते हैं कि वो उसको एक मजहबी रंग दिया जाए और उसमें माइनॉरिटीज के बच्चों को और जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं उनकी जरूरतों को नजरअंदाज किया जाए। ये तो इनफैक्ट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन आल्सो जी। किसी भी दूसरी ताल्लुक रखने वाले जो हैं बिल्कुल आईनी हमारे आईनी हक से हमें महरूम कर। हाँ जी। जी भट्टी साहब, योर टेक ऑन दिस। जी मैं समझता हूँ कि ये नारा तो खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरत नारे के पीछे एक हमारे जो बच्चों का एक उनको रूहों का कत्ल मैं समझता हूँ, इसको कहूँगा कि उनके एक डाका डाला जा रहा है, उनके माइंड को एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा रही है, एक मजहबी बालादस्ती कायम की जा रही है। तो असर तो ये दिया जाता है कि मदरसे के बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी, साइंसी अलूम पढ़ाए जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है जो फॉर्मल जो स्कूल है उनको मदरसा बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह अरबी को लाजमी करार दिया गया, अब वो अरबी पढ़ाने के लिए वहां पे मदरसों के तरबियत याफ्ता तालीम याफ्ता लोग आएंगे, जिससे एक वो सारा सिस्टम जो है वो जो एक्स्ट्रा जो कुरिकुलम सरगर्मियां होती हैं वो बंद हो जाएंगी और वहां पे प्रेजुडिस का इजाफा होगा। दूसरे ये जो निसाब है ये कौन तश्कील दे रहा है, इस पे कोई
जब निशानदेही की गई, जिस तरह शोएब सिडल का कमीशन था नेशनल मिनॉरिटी, उन्होंने निशानदेही की सुप्रीम कोर्ट में कि ये अभी तक इन किताबों में हेट मटेरियल है। सुप्रीम कोर्ट में कहा तो जो मुराद रास है हमारे जो सूबाई वजीर तालीम, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो निकल ही नहीं सकता। तो मतलब इससे भी हल नहीं है कि चले एक सब्जेक्ट में आप अगर गवर्नमेंट कह रही है कि जो अकलीती बच्चे हैं वो अपने मजहब की तालीम हासिल करें, लेकिन आप बाकी सारी किताबों में उस तरह की चीजें डाल दें। अब उर्दू की किताब देख लें, मोहम्मद से शुरू होती है, फिर नात आ जाता है, फिर रसूल पाक की शान में कोई सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद कोई खुलफाए राशिदीन में से कोई इस तरह जो इन सारी चीजों पे जो है ये बेस्ड होती हैं। तो फिर इसको भी अगर उर्दू है तो उसको लिटरेचर ही पढ़ाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बहुत खतरनाक है और मजहबी बालादस्ती कायम करने के मुतरादिफ है, जिससे जिस तरह मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, मसीही बच्चों को वहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही है थ्रू हमारे निसाब कि आपकी तहरीफ हो चुकी है आपके मजहब में, आपकी बाइबल बदल चुकी है। हिंदुओं के बच्चों को ये बताया जाता है कि आप बुत परस्त हैं, सिखों को ये बताया जाता है कि आपका मजहब अलहामी मजहब नहीं है। तो जब ये बचपन से ही चीजों को बच्चों के कोरे जहन पे लिख दिया जाता है थ्रू थ्रू निसाब, तो फिर कन्वर्शन के लिए रास्ता हमवार चले जी, किया जाता है, तो फिर एजाज आसानी साहब से जो है बच्चे। वो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं इन अनदर फ्यू सेकंड्स, तो उनसे जरा गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव ऑन द सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो हम उनसे विल टेक इट। जी एजाज साहब, आपसे राब्ता मुनक़ा होने के दौरान में हम लोग बात कर रहे थे ऑन द सिंगल नेशनल करिकुलम, और जो उससे सारी ये जो कंट्रोवर्सीज जनरेट हो रही हैं कि हाउ रिलीजियस कंटेंट इज बीइंग इंक्लूडेड इन सेकुलर सब्जेक्ट्स, तो उसके ऊपर बिशप साहब और भट्टी साहब ने अपना ओपिनियन दिया है, तो उस पर आपसे जरा जानना चाहेंगे कि क्या व्हाट इज द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं समझता हूँ कि सिंगल जो नेशनल करिकुलम है ये पाकिस्तान का एक में तारीखी कदम है, और इस पे पहली दफा हमने जो हमारी बाइबल मुकद्दस है उसकी में किताबों को शामिल किया गया, और उसके साथ साथ जो हमारी दूसरे कम्युनिटीज जो मिनॉरिटीज के लोग हैं उनकी भी जो उनकी मजहबी किताबें हैं उनको इसमें शामिल किया गया। और पहली दफा इस दफा हुआ है कि हमने इसमें तकरीबन जो इंटरफेथ के सब्जेक्ट भी शामिल किए जो कि पहले कभी नहीं हुए थे। और हमने पंजाब की सतह पर जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसमें 188 जो बुक्स है उसमें से हेट्स मटेरियल को ख़त्म किया है, और ये बहुत बड़ी तादाद है जिसमें हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ के लिए लिखे हुए थे, हिंदुओं के लिए तो उनमें जो जितनी जो हेट मटेरियल था उसको ख़त्म किया गया है। और उसके साथ साथ हमने जो एथिक्स की जो बुक है उसमें भी 40% जो है वो हमारा बाइबल मुकद्दस, गुरु ग्रंथ और भगवत गीता इनको उसमें शामिल किया है। तो बुनियादी हमारा मकसद यही है कि हमारे बच्चे इस्लामिक जो स्टडी के मुकाबले में अगर कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ें तो वो हमारे बच्चे अपना दीन पढ़े, क्योंकि आर्टिकल 25 जो है वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी को जबर के साथ जो है वो अपना मजहब पढ़ा सकें। तो इस तनाजर में सिंगल नेशनल करिकुलम मैं समझता हूँ कि ये पहली दफा एक ठंडी हवा का झोंका है जिसमें मैं समझता हूँ बहुत सारे मसाइल जो है बेहतर होने की उम्मीद है। तो एजाज साहब, इसके अंदर ओवर द पास्ट फ्यू डेज बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी इसमें जनरेट हुई। इवन इनफैक्ट ये सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के पीटर जेकब साहब, उनका भी मैं एक सुन रहा था इंटरव्यू जिसमें उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि ऑल्दो दे वर टेकन ऑन बोर्ड उस करिकुलम के बनाने की कमेटी में, लेकिन जितनी भी रिकमेंडेशंस एजुकेशनिस्ट और सिविल सोसाइटी की तरफ से गई थी दे वर नॉट इनकॉर्पोरेटेड। देखिए जो चीजें आती जाती हैं, कोई भी चीज जब किसी भी करिकुलम को राइज किया जाता है तो यकीनी तौर पर उस पे जब वो इम्प्लीमेंटेशन के करीब आते हैं तो फिर उसकी चीजों का पता चलता है कि हमें कहाँ कहाँ उसमें मसाइल नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद देखिए ये तो पॉजिटिव बात है ना कि पहली दफा बाइबल मुकद्दस के मज़ामीन उसमें शामिल किए गए हैं, इंटरफेथ के मज़ामीन उसमें शामिल किए हैं, लेकिन इस बात से तो पॉजिटिव है। लेकिन जहाँ तक आपने उसके इम्प्लीमेंटेशंस के जो मैकेनिज्म की बात की है तो डेफिनेटली अगर जहाँ भी कोई इस तरह किस्म की हमें प्रॉब्लम लगेगी हमारे स्टूडेंट्स की तो उस हवाले से दोबारा हम उस पर रिव्यू कर सकते हैं। सेकेंडली देखें ना, अभी मैं बताता हूँ कि अभी कल जो है हमारे स्पीकर सूबाई असम्बली जो परवेज लाई साहब, मुझे तो इस वक्त
यकीन करें कि उतने उलमा कराम इतने बड़े मौलवी नहीं है जितने परवेज इलाही साहब। पिछले दिनों भी मैं एक नोटिफिकेशन लेकर आया जिसमें हमारा उस नोटिफिकेशन में हमने तय ये किया था कि जो इस्लामिक कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक स्टडी में होना चाहिए, बाकी जो सब्जेक्ट उसमें नहीं होना चाहिए। तो उसमें इन्होंने सबसे पहले बड़े जो मेरी मुखालफत की उलमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी और फिर गवर्नर साहब भी इसमें शामिल हो गए। तो बहरहाल हमें इस प्रेशर में वो उस नोटिफिकेशन को वापस लेना पड़ा। लेकिन आज भी कल भी मैंने सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि नाजरा जो है वो पहली से लेकर प्राइमरी तक जो है लाजमी पढ़ाया जाएगा। जी, तो मैं आखिर में मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि देखें, चर्च हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है मुकद्दम है, हमारे लिए उनकी इज्जत एहतराम, और हम यही हमें जो भी चर्च या बिशप साहबान या बिशप आज़ाद साहब तो हमारे लिए वैसे ही बड़े हमारे भाई हैं। हमेशा हमने जब भी उनसे किसी काम के लिए उनके साथ मिले हैं तो उनके तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। क्रिश्चियन पर्सनल लॉज के ऊपर, क्योंकि हिंदूज का तो पर्सनल लॉ आ गया, क्रिश्चियन पर्सनल लॉज के ऊपर गवर्नमेंट और क्लर्जी अलॉन्ग विद द सिविल सोसाइटी दे वर वर्किंग ऑन अ ड्राफ्ट। उसके ऊपर अभी तक व्हाट इज द प्रोग्रेस? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे बड़े स्टेक होल्डर हमारा चर्च है। जब तक चर्च इस बात पे मुत्फिक नहीं होगा तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कभी भी उस तरफ नहीं जाएगी। इसलिए कि अभी जो चर्च के तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर, और इसी वजह से वो उसको उस बिल को पेंड कर दिया गया है। और जब तक चर्च जो है वो, तो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट कभी भी नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम जो है अपनी मजहबी क़यादत को नाराज़ करके इस तरह का बिल लाया जाए जिसका मजहबी क़यादत, क्योंकि डेफिनेटली ये हमारे लिए सबसे जो चूंकि इसमें सबसे जो बड़े स्टेक होल्डर है वो चर्चेज है, और जब तक तमाम बिशप साहबान इस बात पे मुत्फिक नहीं होंगे, ये कोई सिविल सोसाइटी का तो एजेंडा नहीं है, ये तो चर्चेज इसमें बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वही इस बात की को बेहतर समझते हैं कि क्या बेहतर है क्या गलत है। तो इसलिए गवर्नमेंट की क्लियर डायरेक्शन है कि जब तक चर्च इस पे जो है वन पेज पे नहीं होगा उस वक्त तक इस बिल को नहीं लाया जा सकेगा। देखिए, बाकी जो एनजीओज हैं वो अगर इस पर अपनी कोशिश करती हैं तो एनजीओ स्टेक होल्डर नहीं है। एनजीओज का अपना एक एजेंडा होता है, चर्च का एक अपना एजेंडा होता है। अच्छा जी, अब उसमें हम टुवर्ड्स कंक्लूजन आते हैं। जरा आगे कीपिंग इन व्यू हमारा कि हम अगस्त 11 के ऊपर भी हम अपने मसाइल जो है उनको हाईलाइट करते हैं। अब आगे जश्न आज़ादी जो है वो हम मना रहे हैं आज के दिन। What is the message and the hope that you both have for Pakistan? जरा काइंडली इसके ऊपर अपना जो मैसेज है वो जरा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, पहली तो बात ये है कि जो लोग ये बात करते हैं, देखिए यहाँ के जो हिंदू हैं वो तो माइग्रेट हो जाते हैं इंडिया में, यहाँ के सिख भी जो है वो माइग्रेट हो जाते हैं इंडिया में। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो क्रिश्चियनिटी है वो उसने कहाँ माइग्रेट होना है? उसका यही मुल्क है और यही पाकिस्तान उनका है और उन्हें यहाँ ही रहना है। ठीक है, ये जो एनजीओज आपको दिखाती हैं कि बड़े मुल्क में हालात खराब है, वो जो हमारे ओवरसीज के सियासतदान बने हुए हैं, सारा दिन कभी पाकिस्तानी झंडे को ब्लैक कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी 10 बंदे उधर खड़े हो जाते हैं, नई से नई बात यहाँ कर देते हैं। भाई वो देखिए, जो भी लोग यहाँ बताते हैं कि बड़े मुल्क की हालात खराब है, देखिए दुनिया में आप देखें कि अमेरिका में क्या आज तक ब्लैक और व्हाइट का जो रेस मौजूद नहीं है? वहाँ ब्लैक लाइव मैटर के नाम से इतनी बड़ी जो कैंपेन लॉन्च हुई है उसमें देखें, और दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी वहाँ जॉर्ज फ्लॉयड की शक्ल में हुई है। तो ये आज भी देखें, क्या इंग्लैंड में इंतहा पसंदी नहीं है? वहां भी इसी तरह की सिचुएशन है। इंडिया में देख ले जो हो रहा है वो आपके सामने है। तो इस तरह फौरी तौर पर एकदम छोटे से वाकये के बाद पूरे मुल्क को बदनाम करना या उसका एजाज साहब, मैं इसमें यहाँ पे अगर इफ आई मे,
वहां पे आपने अमेरिका की मिसाल दी है, आपने इंग्लैंड की मिसाल दी है, लेकिन वहां पे देखें कानून की बालादस्ती है। जॉर्ज फ्लॉयड को जिस पुलिस वाले ने कत्ल किया था, ही हैज बीन पनिश्ड। हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो वैसा नहीं है माजरा। थ्रू आउट आप केसेस उठा के देख लें, अभी हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे कानून की इंप्लीमेंटेशन नहीं है ना। जो लोग वायलेट करते हैं उनको दे आर नॉट अकाउंटेबल। सो हम जब तक ये नहीं करेंगे तो ये ऐसी एनजीओज या जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो तो ऐसे उनको वी आर एक्चुअली गिविंग देम फ्यूल, वी आर एक्चुअली गिविंग देम फॉडर कि वो इस चीज को और ज्यादा एम्पलीफाई करें। तो हमें अपने यहाँ पे भी तो देखने की जरूरत है कि हम कहाँ पे हमारे अंदर कमी है। इंट्रोस्पेक्शन की भी तो जरूरत है। मैं ये समझता हूँ, हमारे प्यारे भाई बात कर रहे थे, जरूर ये हमारा अपना ही मुल्क है, लेकिन हमारा जो मसला ये है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, इंस्टीट्यूशनलाइज डिस्क्रिमिनेशन है, ये नहीं होनी चाहिए। और यहाँ रियासत सबकी माँ होती है। अब बहसीयत पाकिस्तानी मेरा भी हक बनता है मैं मुल्क का सदर बनूं, वज़ीर आज़म बनूं, या बहसीयत वकील मैं वफाकी शरई अदालत में पेश हो सकूं। तो ये मुझे आइन क्यों नहीं इजाजत देता? अब आइन में जहाँ पे जब रियासत माँ ही डिस्क्रिमिनेशन करे तो फिर इस तरह की चीजें होती हैं। बेशक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, लोगों के पीछे जाते हैं उनके इंसाफ दिलाने के लिए, एफआईआर भी कटवाते हैं, लेकिन ये तो इशू टू इशू वर्किंग होगी। असल में देखना है कि मुल्क के मसाइल क्या है और वो लेजिस्लेशन से वो उसी तरीके से हल होने। अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब रियासत पे एक रियासत को मदीना की रियासत करार देंगे और उससे इंस्पायर होके फ्रांस में जाके कोटली सतिया का अली अब्बास लोगों को 12-13 लोगों को कत्ल करेगा और कहेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो तकरीर थी उनसे इंस्पायर हूं, तो चीजें तो फिर मैटर करती हैं ना। तो ये रियासत को जो रियासत के सरबराहान होते हैं उनको बेशक 97% मेजोरिटी उनको प्यारी है, उनके वोट प्यारे हैं, लेकिन जो बड़ी कम्युनिटी है उनका दिल भी बड़ा होना चाहिए। वो इस्लामोफोबिया की तो बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्रिश्चियन फोबिया है, जो क्रिस्टोफोबिया है, वो भी तो मौजूद है। यहाँ पे तो मतलब कोशिश की जा रही है कि जो 3% लोग हैं इनको भी कहीं ना कहीं से निकाल दिया जाए। तो इस वक्त हाथ रखने की जरूरत है, इनको गले से लगाने की जरूरत है। हमारी कौम जो है वो जहालत और गुर्बत की चक्की में पिस चुकी है। आइन के प्रियम्बल में लिखा है कि रियासत थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकती है पसमानदा अकवाम को आगे लाने के लिए, थोड़ा अगर एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है। तो यही हम चाहते हैं कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, जो हमारे हुकूमती नुमाइंदगान हैं, वो इस तरह की चीजें हुकूमत को ब्रीफ करें कि आप हमारी जो कम्युनिटी है जो पस्त हाली का शिकार है, जिनको रियासत के इदारों से भी मायूसी होती है, जिनको पुलिस से, जुडिशरी से और और बड़े ईवानों से भी मायूसी होती है, तो कम से कम हमें जीने का कोई हौसला तो हो। मैं एक बात करना चाहता हूँ। अकमल भट्टी साहब हमारे भाई हैं, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन मैंने देखे पहले भी बात किया है कि हमें अपने अपने जो जिन जिन लोगों ने गलत किया है उनको बताना चाहिए। देखें 1973 का जब आइन बना तो उस वक्त की जो मजहबी जमातों ने प्रेशर डालकर प्रेसिडेंट का तो निकाल दिया कि प्रेसिडेंट कोई मिनॉरिटी का बंदा नहीं बन सकता। लेकिन उसके बाद 18वीं तरमीम जब हुई है तो उस वक्त कौन मिनिस्टर थे? उस वक्त शहबाज भट्टी साहब मिनिस्टर थे और 18वीं तरमीम पे उनके साइन हुए हैं। तो हमें फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का कर दिया। तो शहबाज भट्टी का जहां तक हम 5% कोटे को याद करते हैं, तो ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि ये प्राइम मिनिस्टर का उन्हीं की दौर में हुआ है। तो हम इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात नहीं कर सकते ना, हम तो एक एज ए स्टेट कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि वो आपका नेगेटिव रोल है, हम तो सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम में रहते हुए रियासत को जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। रियासत की माँ की हैसियत है इसमें, बिल्कुल हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपका कोई इंडिविजुअल है। जाहिर है जब कोई बंदा और आखिर में अकमल साहब, और आखिर में आपको मैं एक बात करना चाहूँ, जब देखें सच्ची बातें भी करनी चाहिए, सारी गलत बातें नहीं करनी चाहिए। सच्ची बात ये है कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान में किसी मिनॉरिटी मिनिस्टर का कितना रोल होता है, और वो चाहे फेडरल की सतह पे और वो चाहे इसकी सतह पर हो। तो डेफिनेटली फिर भी मैं समझता हूँ जाज भाई यही तो बात है जो कि वाकई यही चीजों को हमें है ताकि हम हकीकत में नया पाकिस्तान जो है वो कह सकेंगे नया पाकिस्तान है जहाँ पे माइनॉरिटी मिनिस्टर। सर मैं देखिए आशिर भाई, मेरा देखिए मेरा आज आपके
मैंने तो पहले भी कहा था कि ये पूरी कौम आपके साथ खड़ी होती है, आप स्टेप फॉरवर्ड करें, इन चीजों के लिए आगे आए, हम आपको सपोर्ट मुहैया करेंगे, हम रोड पे आएंगे, आपके जो अगर कोई इस तरह का आप इनिशिएटिव लेते हैं आपके साथ खड़ी होगी। अच्छा आशिर भाई, एक बात देखिए, आपके यहाँ आज जो हम कर रहे हैं प्रोग्राम, उसमें मेरा चैलेंज है कि मैंने मेरे दौर में पंजाब में पिछले 3 सालों में जो हमने काम किया है वो पिछले पाकिस्तान की तारीख में उठाकर देख लें, अगर इससे ज्यादा हुए तो मैं जुर्मदार हूँ। मैं अपने मोहतरम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला ताकि हम इन अहम मौज़ूआत पर बात कर सकें।